तो अभी हम पढ़ेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। इससे पहले कि हम etiology ऑफ कैंसर पढ़ें, हमें जो है सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आगे जो हम लेक्चर्स पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको समझ में ना आए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम ये सब चीज़ें बार बार फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ी सी रिवीजन करनी है और इसके बाद हम अपने आगे जो पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनकी तरफ कंटिन्यू कर जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इस जब आप स्लाइड्स ख़त्म होंगी तो आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेलुलर अडेप्टेशन को डिस्क्राइब कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे अडेप्टेशंस को, और जो सेलुलर एडेप्टेशन है उसकी टाइप्स और पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में समझ के दूसरों को समझा भी सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं? ये वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो आपके सेल के साइज़ में भी हो सकते हैं, नंबर में भी हो सकते हैं, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शंस में भी हो सकते हैं ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जब आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, सेल के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, तो सेल जो है वो चेंजेस को अडेप्ट करता है और उसके हिसाब से चलता है। लाइक जैसे सर्दियों में स्किन थोड़ी सी सुकड़ जाती है, ड्राई हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, गर्मियों में स्वेटिंग होती है और आपकी स्किन उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। या जब एक्नी हो जाती है तो आपकी स्किन फूल जाती है, उसके अंदर पस आ जाती है, लेकिन जब आपका एक्नी चला जाता है तो आपकी स्किन वापस से नॉर्मल हो जाती है, उसी साइज़ में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि एडेप्टेशंस हैं हमारे बॉडी के सेल्स की, डिफरेंट सेल्स की, ताकि जो एनवायरनमेंट है चल रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो हमारे पास ह्यूमिडिटी हो रही है या कुछ भी एक्स्ट्रा जेड पीएच चेंज हो रहा है, उसके साथ हमारी बॉडी चल सके और रिएक्ट ना कर जाए। तो इसको हम कहते हैं एडेप्टेशंस, और ये मोस्टली जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है। सेल्स मस्ट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इवन अंडर नॉर्मल कंडीशन टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। इसके बारे में मुझसे मेरी क्लास में पूछा था कि भाई नॉर्मल कंडीशन में हम क्यों अडेप्ट करें। तो नॉर्मल कंडीशंस में भी अडेप्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि देखो, जब आप छोटे हो, छोटे से जब बड़े हो रहे हो तो ये डेली का प्रोसीजर है, आप रोज़ थोड़े थोड़े से बड़े होते हो ना, एकदम से तो लंबे नहीं हो जाते। तो वो जो रोज़ थोड़े थोड़े से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो रोज़ थोड़े थोड़े रिकवर भी तो हो रहे हैं ना। वियर एंड टेयर का प्रोसेस रोज़ चलता रहता है बॉडी में, हम छोटे से बड़े होते रहते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो नॉर्मल कंडीशन में भी सेल आप अपने चेंजेस को अडेप्ट करते रहते हैं इंटरनली और एनवायरनमेंट के साथ चलते रहते हैं। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में भी सेल को अडेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। एडेप्टेशन के प्रोसेस को लेकर साथ चलना ज़रूरी है। अब कुछ एडेप्टेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल होती हैं, कुछ पैथोलॉजिकल होती हैं। फिजियोलॉजिकल यानी जैसे हम बढ़े हैं, हमारा कद बढ़ा है, प्यूबर्टी आती है, ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। और जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वो कोई एनवायरनमेंट में कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीज़ आ गई, उसकी वजह से चेंजेस हो गए। जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाती है समटाइम्स, है ना। और क्या होता है, आंखें सूज जाती हैं, दाना हो जाता है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं किसी डिजीज़ की वजह से। और फिजियोलॉजिकल यानी जो हमारी फिजियोलॉजी में जो हार्मोन्स हैं उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, अब यहाँ पर जो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट का जो उन्होंने कहा गया है, वही वाली बात है कि जब आप प्यूबर्टी पे आते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये उसके बारे में बात हो रही है। टाइप ऑफ एडेप्टेशन दो तरीके की होती है, पैथोलॉजिक और सेलुलर एडेप्टेशन। पैथोलॉजी में क्या होता है कि देखो, मैकेनिज्म पैथोलॉजी में सेम ही है। इसमें क्या होता है कि पैथोलॉजिक एडेप्टेशन में कि आपका सेल बीमार हो गया है फिर भी वो एक्टिविटी करने में लगा हुआ है। किसी का दिल अगर बड़ा हो जाता है तो जैसे हार्ट का साइज़ जो है एक्सपेंड हो गया, बड़ा हो गया है, तो वो बंदा उसी वक्त नहीं मर जाता। आहिस्ता 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 उसको बीमारी जो है वो लेके चलती है, और फिर जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है फिर ही उस बंदे की डेथ होती है, या जो भी एक्सरसाइज प्रोसीजर्स चलते हैं, सर्जरी या मेडिकेशन जो भी। तो एकदम से डेथ का ना होना और हमारा उस चेंज को अपने साथ कंटिन्यू करना, लेके चलना, उसको कहते हैं ये पैथोलॉजिक एडेप्टेशन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं यार ये तो मेरे कंधे में दर्द 20 साल से है, अब तो आदत ही हो गई, अब हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की एडेप्टेशन हो गई। और इस तरीके की बहुत सारे एग्जांपल है, जब लोगों को कैंसर हो जाता है और वो जब तक ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो जो सेल्स हैं, इवन उनमें कैंसर हो गया है, कार्सिनोमा हो गया है, सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पर उस डिस्ट्रक्टेड मैकेनिज्म के साथ भी, सेल्स के साथ भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करके और एबिलिटी टू सर्वाइव जो है वो, उसको हम कहते हैं कि पैथोलॉजिक एडेप्टेशन है। जो सेलुलर एडेप्टेशन क्या होती है कि भाई एक नॉर्मल सेल है और एक स्ट्रेस्ड सेल है, एक इंजर्ड सेल है और एक ठीक है। तो जो इन दोनों के दरमियान जो लकीर है ना, वो है सेलुलर एडेप्टेशन। यानी नॉर्मल सेल से, नॉर्मल स्किन से एक्ने की तरफ जाना, या नॉर्मल स्किन से ब्रूज या फिर हल्का सा जल गया उसकी तरफ जाना, और फिर उसको हमने अडेप्ट कर लिया, उस सेल को हमने अडेप्ट कर लिया, उस कंडीशन को हमने अडेप्ट कर लिया, इसको हम कहते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। ब्रूज हो गया है, कट लग गया है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में जो है वो ज़ख्म भरना शुरू हो गए, प्लेटलेट्स आई जमा हो गई और फिर आपकी स्किन ठीक हो गई। तो ये होती है सेलुलर अडेप्टेशन कि भाई एक्नी होना शुरू हो गई थी, तो अगर अगर स्किन जो है वो आपकी
मल्टीप्लाई नहीं होती, आपस में सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होते, वो दाना फूल के मोटा नहीं होता, तो आपकी स्किन तो डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाती। तो ब्लास्ट नहीं हुई, वो उसने अडेप्ट किया चेंजेस को और मल्टीप्लाई हो के जितना भी ज़्यादा उस सेल एक्नी ने बड़ा होना था होने दिया उसको, और फिर उसको जब वो ठीक हो गई तो नॉर्मल साइज़ में ले आया, जिसको हम कहते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। तो क्या, इट इज़ द स्टेट दैट लाइज इंटरमीडिएट बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द इंजर्ड वन। ठीक है, सेलुलर अडेप्टेशन कितने टाइप की होती है? 5 तरीके की होती हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दोबारा रिवाइज करने का मसला नहीं। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। तो यहाँ पर पिक्चर्स में इजीली इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नॉर्मल सेल जो है आपके सामने ये इस तरीके का होता है। अब हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है, सेल साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिस तरह हमने अभी बात की कि किसी का दिल बड़ा हो गया है कुछ इस तरीके से। एट्रोफी में साइज़ श्रिंक हो जाता है, ये एजिंग के साथ होता है, उम्र के साथ होता है, स्किन सुकड़ जाती है ना, ड्राई हो जाती है बिल्कुल। और तीसरा है हाइपरप्लेजिया, जिसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, पैथोलॉजिकल में भी होता है। फिजियोलॉजिकल में जैसे भी हमने ब्रेस्ट डेवलपमेंट की बात की, हमने हाइट की बात की, और यूट्रस जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसकी बात की हमने। तो हाइपरप्लेजिया जो है वो इस चीज़ में आता है। और पैथोलॉजिकल में क्या होता है, अगर किसी को कैंसर हो गया है, फोड़ा हो गया है, गुठली बन गई है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें भी सेल मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस हो जाता है, एक मेच्योर सेल दूसरे मेच्योर सेल से जो वो रिप्लेस हो जाता है इन द रिजल्ट ऑफ इंसल्ट और इंजरी। चोट लग गई है, सेल जो है वो डैमेज हो गया है, कट गया है, स्किन कट जाती है, ब्रूसेस आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि स्किन ठीक होकर वापस वहाँ पर नई स्किन आ जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ है डिस्प्लेसिया, जिसमें जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है सेल की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका न्यूक्लियस जो है वो कहाँ जा रहा है, कितना बड़ा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें भी, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दिखाया है, जो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं एक ऑर्गन में। ये जो है वो इसको अगर हम जूम करके दिखा सकें तो फिर क्या होता है उस तरीके की पिक्चर। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू विच मे देन हैव इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया सब में जो है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होती हैं। अब टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया में हम ये देख रहे हैं कि ये दो तरीके का दिखा रहा है, एक होता है हार्मोनल और एक होता है कंपनसेटरी। हार्मोनल यानी वही हमने जो बात की कि प्यूबर्टी में जो है आपकी बॉडी के जो डिफरेंट चीज़ें जो है चेंज होना शुरू हो जाती हैं, मेल और फीमेल दोनों में ऐसा होता है, प्यूबर्टी में भी और एज के साथ साथ भी जो है चेंज आना शुरू हो जाते हैं। हाइपरप्लेजिया फीमेल ब्रेस्ट, प्रेग्नेंट यूट्रस, नॉर्मल एंडोमेट्रियम आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन ओल्ड एज। ठीक है, ये सब चीज़ें समझाने की नहीं है, ये आपको वैसे समझ में आ गई हूँ क्योंकि हम ये इससे बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजी। कंपनसेटरी में क्या होता है कि जब हम किसी को हेपेक्टोमी करते हैं, जैसे हमने सुना है ना, किसी का उन्होंने लिवर काट के और लगा दिया, और वहाँ जो लिवर लगाया वो भी ग्रो कर गया, और यहाँ से जितना काटा था वो भी ग्रो कर गया, रीजनरेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी, कि यहाँ से आपने एक ऑर्गन काटा किसी रीज़न से, किसी वजह से, और फिर वो बाद में वापस से पूरा हो गया और जुड़ गया। जैसे हम नेल्स काटते हैं, नेल पूरे वापस से सही हो जाते हैं, स्किन पे कट लग जाते हैं, ब्रूजेस आ जाते हैं, वो वापस से रिपेयर हो जाती है। तो ये होता है कंपनसेटरी, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होता है। टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया पैथोलॉजिकल कौन सा होता है इसके अंदर? पैथोलॉजिकल जैसे सेल के मल्टीप्लाई होना या बढ़ जाना, वो ऐसे होता है कि अगर किसी को आपने देखा हो मस्से हो जाते हैं, ज़्यादा ही हद से ज़्यादा मस्से हो जाते हैं, स्किन के ऊपर, उंगलियों के ऊपर वार्ड्स टाइप की स्किन जो है मोटी मोटी फूल जाती है, या फिर कार्सिनोमेटस हो जाता है। सेल का जो है वो स्किन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, अजीब सी रेडिश सी फूली फूली सी हो जाती है। वाउंड हीलिंग जब होती है, ज़ख़म जब भरता है, तो उसके ऊपर जो एक खुरन जम जाता है ना, प्लेटलेट जमा हो जाती है रेड कलर की, तो ये सब भी जो है वो हाइपरप्लेजिया के टाइप हैं, लेकिन ये पैथोलॉजिकल हैं, ये किसी डिज़ीज़ की, किसी मसले की, किसी तकलीफ़ की वजह से होती हैं, किसी इंजरीज़ की वजह से होती हैं। बाकी जो हमने पीछे पढ़ी हैं वो जो है वो मेडिकल, एक तो है कंपनसेटरी, रीजनरेशन हो रही है, और एक हार्मोनल है कि आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसकी वजह से हो गई। तो ये था आपका हाइपरप्लेजिया। अब हम पढ़े हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। जब आपके सेल का साइज़ बढ़ जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो आपके ऑर्गन का जो साइज़ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके दो होते हैं टाइप, वही फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिक। फिजियोलॉजिक में कौन सा होता है? ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्स बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी भी होती है, साइज़ भी बड़ा हो रहा होता है, और यूट्रस के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं।
तो एक तो आपके पास ये आ गई। दूसरी पैथोलॉजी कौन सी होती है, ये वर्कलोड बढ़ने की वजह से, यानी आपका जो हार्ट है, आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू कर दी, इतना जितना वर्कलोड लेते नहीं थे अपनी रूटीन से ज़्यादा, और आपका जो हार्ट है उसका जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो गया ओवरलोड की वजह से। तो ये आपका एक पैथोलॉजिकल जो है वो कॉज हो गया। कुछ जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जो जब आप इंक्रीज वर्कलोड में काम करते हैं तो आपके सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो जब आप कंटिन्यूटी के साथ इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो ये आपको नुकसान दे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपनी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए एक्सरसाइज करेगा और इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा, तो बॉडी सेल को पॉजिटिवली उन चेंजेस को अडेप्ट करेगी और वो चीज़ उसको नुकसान नहीं देगी। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसकी मजबूरी है, वो कोई इस तरह का मुश्किल काम कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग से उसने 100 पे लगा दी है, तो ये जो है वो जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, ये उसको ख़राब करने का या उसको डिस्ट्रॉय डैमेज करने का काम करेगा। तो ये जब आपका पैथोलॉजी कॉज में आता है, जिस तरह ये हार्ट की पिक्चर बनी हुई है, ये हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज फंक्शनल डिमांड ज़्यादा होने की वजह से दिल का जो वॉल्स थे और जो ये उनमें जो है वो साइज़ में जो है ये बड़ा हो गया। अब जो ए है ये नॉर्मल है, बी में जो है आपके पास हाइपरटेंसिव हार्ट है, ये देख सकते हैं ए से कितना बड़ा साइज़ है इस हार्ट का। और जो सी है वो डायलेटेड हार्ट है, यानी जब एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तब जो है वो आपका हार्ट जो है वो इस तरीके का हो जाता है, तो इंक्रीज वर्कलोड की वजह से। ये दूसरी है स्लाइड, ये थोड़ी उल्टी हो गई है जी, ठीक है। ओके, तो ये फीमेल यूट्रस के बारे में दिखाया हुआ है इन्होंने कि ये जो है वो प्रेगनेंसी में जो है किस तरीके के चेंजेस आते हैं, कुछ खास नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, देखो ये दोनों अलग अलग तरीके के प्रोसीजर हैं। हाइपरट्रॉफी अलग चीज़ है, साइज़ का बढ़ जाना, हाइपरप्लेजिया अलग चीज़ है, साइज सेल्स का मल्टीप्लाई हो जाना। लेकिन ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ ही होते हैं क्योंकि इनको ट्रिगर करने वाला मैकेनिज्म एक ही है, ठीक है। एट्रॉफी क्या होती है, साइज़ में रिडक्शन किसी भी एज फैक्टर की वजह से या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिक एट्रॉफी दिखाई गई है यहाँ पे इन द ब्रेन, इन सम टिश्यू ऑफ एजिंग की वजह से जो है ब्रेन सेल्स के अंदर जो है आपके पास एट्रॉफी हो जाती है, साइज़ के अंदर रिडक्शन आ जाती है, आपके लिम्फॉइड जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, आपके जो गोनेड्स हैं उनमें एट्रॉफी हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज, आपका जो ब्रेन है वो एजिंग की वजह से वही बात रिपीट हो रही है। ये तो ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंज है। एज के साथ साथ चीज़ों में जब डिफरेंसेस आते हैं, लाइक जब प्यूबर्टी के साथ आपका जब साइज़ अगर किसी चीज़ का बढ़ है, आप बस न्यूट्रिशन ज़्यादा है, आप हेल्दी हैं, आप एक्टिव हैं, तो आपकी बॉडी में आपकी एज के साथ साथ कुछ चीज़ें अगर आपके पास बढ़ रही हैं तो उसी वही फिर रिवर्स भी चेंज होता है कि जब आपकी एज बढ़ जाती है और आपके पास न्यूट्रिशन कम होती है तो फिर आपकी बॉडी में वही चीज़ें श्रिंक होना भी शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे वो वाली बात है। दूसरी पैथोलॉजिकल एट्रॉफी, यहाँ पे स्टारवेशन एट्रॉफी है, इस्केमिक है, डिसयूज एट्रॉफी है, न्यूरोपैथिक है, अगर आपका हार्मोन्स जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, हार्मोनल स्टिमुलेशन जा ही नहीं रहा है किसी चीज़ की उस ऑर्गन की तरफ या जो भी एक्सवाइजेड सेल है, तो भी एट्रॉफी हो जाती है। प्रेशर की वजह से हो जाती है, इडियोपैथिक किसी डिजीज़ की वजह से हो जाती है एट्रॉफी, श्रिंक कर जाता है सेल। हमने ज़्यादातर लंग्स के ऊपर ही पढ़ा है कि लंग्स जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, तो ये आपके पास पैथोलॉजिकल एट्रॉफी आ जाती है। एट्रॉफी एंड एजिंग, ये नॉर्मल ब्रेन है और ये एक एज्ड बंदे का ब्रेन है जो एजिंग की वजह से जो इस तरीके का हो गया है। मेटाप्लेजिया क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक इंजर्ड सेल या क्या कह लें कि किसी स्ट्रेस में आकर जो सेल था वो हमने एक हेल्दी सेल को दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। मतलब चेंजेस इन द सेल, एक एडल्ट सेल दूसरे एडल्ट सेल से रिप्लेस हो गया है। अब वो किसी क्या कहना चाहिए, स्ट्रेस के रिजल्ट में भी हो सकता है और इंजरी के रिजल्ट में भी हो सकता है। इसके कौन से कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ एनवायरनमेंट, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन और न्यूट्रिशनल यानी विटामिन ए की कमी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो विटामिन ए की वजह से कभी क्या होता है कि आपके पास ब्रोंकस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर, रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। वो जो क्या कहना चाहिए कि हम जैसे मैंने नाक के अंदर जो गोश्त था बढ़ने की मैंने बात की है ना, उस चीज़ की मैंने बात की। जैसे जब जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनके अंदर जो उनका लंग है, उनके जो सेल्स हैं उसके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये आपके
एक सेल जो दूसरे सेल से रिप्लेस हो रहा है, एडल्ट सेल दूसरे एडल्ट सेल से, तो यहाँ पे वो वाला प्रोसीजर चल रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके के मेटाप्लेजिया होते हैं, एक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होता है, एक मेसेनकाइमल होता है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया दो टाइप के होते हैं, स्कोमस और कॉलमनार, और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया ओसियस और कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया होता है। अब जो स्कोमस मेटाप्लेजिया होता है, इसके अंदर जो है ब्रोंकस के अंदर, यूट्रिन के अंदर, सर्विक्स के अंदर, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट, रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। ये एज के साथ भी आते हैं और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी आते हैं कि सेल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है कॉलमनार मेटाप्लेजिया, जो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, जो किसी को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है और अंदर की जो वॉल है वो रप्चर हुई हुई है, डैमेज हो जा रही है, तो फिर उसके अंदर जो रिपेयर होगा दोबारा से, तो वो आपके पास कॉलमनार मेटाप्लेजिया होता है। समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाती हूँ कि ये आपके पास जो वो नॉर्मल जो है वो रिजर्व सेल्स देख रहे हो, साइज़ देखो इसका। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वामस प्रेशर आया है सेल के ऊपर, तो ये स्क्वामस मेटाप्लेजिया ने कितना साइज़ अपना जो है वो चेंज कर लिया है, जो इसकी डेवलपमेंट है कितनी प्रेशर की वजह से कितनी ख़राब हो गई है। सेम गोज़ कि जब आपके बॉडी में एसिडिटी हो रही है, मुसलसल एसिडिटी हो रही है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, तो उसके अंदर की जो वॉल्स हैं ना वो भी फिर डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसकी डेवलपमेंट में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सेम गोज़ फॉर ब्रोंकस कि आप जो है वो अपने कम एज के साथ जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया, एक्सवाइजेड आपको बुरी कोई हैबिट है, और आप बड़े होते गए और वही जो सेल डैमेज थे वही मल्टीप्लाई होते होते आपका जो पूरा ब्रोंकस है वो इस तरीके से डैमेज हो गया। तो सेम गोज़ फॉर गॉल ब्लैडर और प्रोस्टेट। होप कि समझ में आया होगा। डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट होती है, यानी सेल की जो डेवलपमेंट है वो ख़राब हो जाती है, और इसके अंदर ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो हमारे पास पैथोलॉजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल थोड़े कम ही होते हैं। अब कौन कौन से हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, डिसऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू सरफेस लेयर, loss of basal polarity, nuclei lying away from basement membrane, cellular and nuclear polymerism। अब इसको मैं आपको दिखाऊं, जो सबसे ऊपर पिक्चर थी, कि इसकी डेवलपमेंट इतनी ख़राब हो जाती है कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने साइज़ में चेंज हो जाती हैं, इनकी लोकेशन चेंज हो जाती हैं, मतलब XYZ गड़बड़ चेंज, मतलब सेल वो जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसकी रहती ही नहीं है, इसके अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं हद से ज़्यादा। और जब सेल के अंदर इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाती हैं तो अपना काम सही तरीके से नहीं करता, या तो उसकी माइटोटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, या उसके अंदर क्रोमेटिड ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या उसके अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। डिपेंड्स के उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर कम हुए तो कम होगी। तो डिस्प्लेजिया के अंदर सेल की जो डेवलपमेंट है वही उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, वही अंदर से पूरी ख़राब हो जाती है। तो फिर हम उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें क्या एक्टिविटी करके दे। टू डिफरेंट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लास्टिक चेंजेस आर यूट्राइन सर्विक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये दो सबसे कॉमन हमारे पास जो है वो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर हमें डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, डिफरेंस यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि आ जाता है सवाल इसके बारे में। तो मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप से, अडल्ट सेल टाइप से जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें कौन से एपिथेलियल होते हैं? एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो है वो डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट होती है, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया बस। वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस हो रहा है, अडल्ट सेल, और यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट हो रही है। अब इसकी टाइप्स कितनी होती है मेटाप्लेजिया की? एक होता है एपिथेलियल, एक मेसेनकाइमल, और डिस्प्लेजिया के अंदर सिर्फ एपिथेलियल होता है। टिश्यूज अफेक्टेड, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ब्रोंकल म्यूकोजा। इसके अंदर जो मेटाप्लेजिया होता है उसके अंदर आपके पास ब्रोंकल म्यूकोजा, यूट्राइन, सर्विक्स, ये सब चीज़ें जो मेसेनकाइमल टिश्यूज, कार्टिलेज, आर्टरीज, ये सब जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं। जबकि डिस्प्लेजिया के अंदर आपके पास यूट्राइन, सर्विक्स और ब्रोंकल जो है वो म्यूकोजा अफेक्ट हो रहा होता है। सेलुलर चेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे मेच्योर सेल डेवलपमेंट मेच्योर सेलुलर डेवलपमेंट हो रही होती है मेटाप्लेजिया के अंदर, एम से याद कर लीजिएगा। और डिस्प्लेजिया के अंदर सेल की जो डिसऑर्डर जो डेवलपमेंट है वो डिसऑर्डर हो जाती है, मतलब डेवलपमेंट ख़राब हो जाती है, या तो हर चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है, अपनी मर्ज़ी से सेल के अंदर चेंज आ जाते हैं। नेचुरल हिस्ट्री में क्या होता है कि आप पास ये रिवर्सिबल चेंज होता है, अगर स्टिमुलस जो है वो विड्रॉ हो जाता है तो आपका सेल वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेजिया में ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका जो प्रोग्रेस है वो रिग्रेस कर जाए, लेकिन इसके जो चेंजेस हैं वो आपको कैंसर तक ले जाते हैं। ठीक है,
तो ये थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं सारे जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू।